उपचुनाव जो हुआ है वहाँ पर क्या रीजन रहा है कि हार का सामना करना पड़ा? कोई रीजन नहीं रहा है। जनता जब मिजाज बना लेती है तो उसको कौन बदल सकता है। अभी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत ज़बरदस्त चल रही है ये तैयारी। एक दिन में 100 मीटिंग होता है कि रोक पाई जी। एनडीए में सीटों की बात करें आपकी पार्टी को तो कितनी सीटें आपको मिलती है नजर आ रही है? देखा जाए 80 सीटों का संकल्प है। 80 सीटों को हम लोग एक साथ लड़ेंगे। हम हऊ वाला ईस्ट इंडिया कंपनी वाला गठबंधन ना है कि सीट के लेकर के मारी मारा हो जाए हल्फा मचा में, वो वाला ये एनडीए ना है। एनडीए में सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात होती है और 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। कितनी सीटें किसके पक्ष में आएंगी वो समय बताएंगे। ये देखा जाए तो अभी ओपी राजभर जी मंत्री बनने वाले हैं, क्या है मतलब अभी कितना समय लगेगा? मंत्री बनने की चिंता तो यहाँ किसी पदाधिकारी को नहीं है, न हमको है, लेकिन हमारे पत्रकारों को बहुत ज़्यादा चिंता है और विरोधियों को भी चिंता है। तो विरोधियों के मुंह पर कालिख लगेगी तो उसका समय मैं निर्धारित किया, वो मुझे पता है, वो समय मैं जानता हूँ, वो डेट भी मैं जानता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं। बस इंतज़ार करिए, देखिए आगे का क्या होता है। जी, राजभर रेजिमेंट का जो आपने आवाज़ उठाया था कहीं ना कहीं अब एनडीए के गठबंधन में है, तो सरकार अगर बनती है तो क्या राजभर रेजिमेंट एकदम परमानेंट राजभर रेजिमेंट की बात होती रहेगी और ये तब तक होती रहेगी जब तक कि राजभर रेजिमेंट का गठन न हो जाए। गठन तक ये संघर्ष होता रहेगा। और हर बार ऐसी बात नहीं, 18 तारीख को जब एनडीए की बैठक में मैं गया था तो हमारी अलग भी बात हुई थी, तो उसमें भी हमने कहा कि राजभर रेजिमेंट बनना चाहिए। महाराज जी योगी जी से मुलाकात हुई थी तो उनसे भी जो एसटी आरक्षण की बात है उस पर भी चर्चा हुई थी, राजभर रेजिमेंट पर भी चर्चा हुई थी। बाकी जो ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण का वर्गीकरण करने की जो बात हुई थी उस पर भी चर्चा हुई थी। और उसी के परिणाम स्वरूप ये रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट था उसको स्वीकृति प्रदान किया है, उस पर चिंतन कर रही है और यथाशीघ्र 27% आरक्षण को जो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को दिया था उसका अनुपालन करते हुए 27% को बांटेगी भी। सर, बिहार में बहुत बड़े एक पैदान पर देखा जाए तो आप लोगों की रैली होने जा रही है 10 तारीख को, तो कहीं ना कहीं जो जनता है बिहार की, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार की सरकार हमेशा वहाँ के लोगों को अवॉइड करने का प्रयास किया है। वहाँ कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं है, बाहुल्यता बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन न उनको आरक्षण का लाभ देते हैं, न नौकरियों में, न सामाजिक, न शैक्षणिक, न राजनीतिक, न आर्थिक। तो कहीं न कहीं ये जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग थे, ऐसे लोगों की आवाज़ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं। और उसी का परिणाम है कि जो हम छोटे कार्यक्रम भी लगाते हैं तो उस कार्यक्रम में 20 से 25 हज़ार की भीड़ होती है। हमारे कार्यक्रम से बिहार की सरकार सदमे में है कि उत्तर प्रदेश से चल करके आया एक नेता ओम प्रकाश राजभर बिहार में क्रांति पैदा कर दिया। सर, क्या वजह रहता है कि नौजवानों के क्रेज सा बनते हो जा रहे हैं यूपी और बिहार में? देखिए, हम अपने नौजवानों से बहुत प्रेम करते हैं और हम उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। और मार्गदर्शन वो मैं रहूं या न रहूं, हमारा जो एक मार्गदर्शन है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारे अंदर सहयोग की भावना है। हम जो करते हैं अगर उससे समाज का कल्याण होता है तो मैं प्रयास करता हूं कि आगे जिसके समस्या का समाधान कराता हूं उसको प्रोत्साहित भी करता हूं कि आप यही कार्य दूसरे को भी बताने का कार्य करिए। शायद उसी का परिणाम है कि हम बेबाकी से बोलते हैं और सच्चाई को सच्चाई से बोलते हैं, इसलिए हमारा नौजवान हमको पसंद करता है। सर, विरोधी तो लोग क्या कहेंगे, तरह तरह के ताने वाने जो बनाते रहते हैं ओपी राजभर जी को लेकर? देखिए, विरोधियों का काम है हमारा प्रचार करना, विरोधियों का काम है हमारा प्रचार करना। हम जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या हमारी जहाँ चर्चा नहीं हो पाती है, विरोधी वहाँ जाके चर्चा करता है। तो बिना पैसा में, बिना मेहनत का, बिना समय गंवैले अगर विरोधी खेमे में ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर की चर्चा कर रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चर्चा कर रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम कभी विरोधियों की चर्चा न चिंता करते हैं, क्योंकि उनको भी हम एक काम पर लगा रखे हैं, उनको उस काम पर लगा रखे हैं कि हम उन्हें कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो उस भूमिका में हैं। तो मैं तो उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि थोड़ा और तेजी बढ़े। सर, लास्ट सवाल, क्या लग रहा है कि 2024 में आप लोग की जो मिली भगत में एनडीए गठबंधन में सरकार बनती हुई नजर आ रही है या नहीं आपके हिसाब से? देखिए, अब सरकार बनाना न बनाना वो जनता के हाथ में है। मेरे बोल देने से सरकार नहीं बनती है। मेरे बोलने से अगर सरकार बन जाती तो व्यवस्थाएं बहुत कुछ बदल गई होती। हम तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया रोज दिया जाए, तो बोलने से थोड़ी होता है। हाँ, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जो गुंडे अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हम लोग सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किए हैं और सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्य भी कर रही है। जैसे हमने शिक्षा की बात किया, बहुत पहले से हम कहते चले आए हैं कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए
और सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जो पढ़ाई अमीर के बेटे को मिलते हुए गरीब को मिलना चालू हो जाए। हमारी बातों को स्वीकारता देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाया, उसकी आधारशिला रखा और अभी विगत दिनों मोदी जी ने 18 जगहों के विद्यालयों को खोलने का भी कार्य किया। अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो एक मंडल पर नहीं बल्कि वो जनपद वार हो, वो विधानसभा वार हो, हर विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय हो ताकि उसमें अच्छी पढ़ाई हो, उसमें गरीब के बच्चे पढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ की मांग करते हैं, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम रहें या न रहें, सरकार में रहें या न रहें, सरकार हमारे काम को करती रहे। ये काम हमारे नहीं है, ये काम आम पब्लिक के हैं, आम जनता के हैं। और वो जनता कौन है? वही जनता है जिसको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से छलने का कार्य किया है, वोट इनका लेकर के अपने समाज का कल्याण करने का कार्य किया है। जो विचलित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों की बेहतरी की बात हम कर रहे हैं। और एक लाइन का नारा हमारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद।